नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के बारे में कि कैसे ये समझौता हुआ, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है और आने वाले समय के लिए ये कैसे लाभदायक हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि इस समझौते से असम में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या-क्या कठिनाइयां और हो सकती है, कैसे ये लाभदायक होगा और क्या-क्या चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है द एंड गेम और उसे द हिंदू अखबार से लिया गया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो की रूपरेखा कुछ इस तरीके की रहेगी कि सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हमने देखा कि ये खबरों में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार, असम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उल्फा के साथ एक समझौता साइन किया गया है और इन तीनों ने मिलकर के ये समझौता साइन किया है और इसके जो भी आयाम रहेंगे उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, फिर उल्फा और असम का संघर्ष, हम देखेंगे कि उल्फा कैसे बनी, असम में क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से उल्फा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आई, कैसे इनके जो है हमारे साथ भारत सरकार के साथ संबंध रहे। उसके बाद देखेंगे शांति की दिशा में कैसे प्रयास किए गए, कब प्रयास किए गए। इसके अलावा हम देखेंगे कि उल्फा का विभाजन कैसे होता है और उल्फा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके बाद त्रिपक्षीय समझौते को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आर्टिकल को एक निष्कर्ष तक ले जाएंगे, कंक्लूजन तक ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय या फिर आप कह सकते हैं कि गृह मंत्री के साथ इन कुछ पक्षों ने, उल्फा के जो पक्ष वार्ता के समर्थक रहे हैं, उन्होंने मिल करके एक समझौता साइन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने एक समझौते पर हस्ताक्षर दिए हैं। अब जो ये वार्ता समर्थक गुट है, तो मैंने आपको बताया कि उल्फा के अंदर बहुत सारे गुट हैं। ठीक है, उनमें से एक गुट है जो सरकार के साथ वार्ता का समर्थक है और एक जो है वो हार्डलाइनर अप्रोच रखता है, जो कि इस वार्ता में चाहता है कि कुछ और आयाम भी इंक्लूड किए जाए वरना वार्ता ना हो। तो ऐसे में जो वार्ता समर्थक गुट है, उन्होंने सरकार के साथ एक समझौता साइन किया है। यह त्रिपक्षीय समझौता असम की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम में काफी टाइम से जो है रेस्टलेसनेस रही है और ये माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद वहां पे कुछ सुधार आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार असम की स्थिति देख लेते हैं। आप देखिएगा कि ये एरिया जो है ये असम का एरिया है। ठीक है, आपके जो उत्तर पूर्व के जितने भी स्टेट है, सिक्किम को छोड़ करके असम के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी असम के साथ सीमा साझा करता है। जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पे भूटान और बांग्लादेश जैसे देश जो है असम के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये असम की स्थिति है। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। ठीक है, चलिए उल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। उल्फा का उदय जो है लगभग 1979 के अंदर हुआ था। आप देखेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद आपको पता है कि एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। जो ये ईस्ट पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश, जो कि असम के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पे पॉवर्टी वगैरह की वजह से, गरीबी की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से असम की तरफ प्रवासन हुआ। ठीक है, काफी प्रवासी जो बांग्लादेश और आप उस वक्त कह सकते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान से असम की तरफ आए। असम में ही क्यों आए? क्योंकि असम में उस वक्त चाय के बागान हुआ करते थे, पहली चीज। उसके अलावा असम में कोयला था। असम के उस वक्त जो है तेल भी मिला करता था। आपको पता होगा कि भारत की पहली तेल खदान जो है, दिग्बोय फील्ड जो है, वो असम में मौजूद थी। इसकी वजह से यहाँ पे रोजगार के अवसर थे और इन सब चीजों को देखते हुए ये लोग असम की तरफ बढ़ते थे। उसके बाद आप देखेंगे 1971 में, 1971 में जब भारत पाकिस्तान वॉर होती है और हम बांग्लादेश को आजाद करते हैं, तो उस समय भी काफी प्रवासी वहां से जो है वॉर से पहले काफी प्रवासी असम में आते हैं। लेकिन उसके बाद वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां पे जो लोकल जातियां जनजातियां रहती थी, उनको ऐसा लगा कि जो बाहर से आने वाले प्रवासी लोग हैं वो असम के लिए खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वहां के, जो आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह थे, सरकारी रिसोर्सेज थे, वो लिमिटेड थे। जब वो रिसोर्सेज लिमिटेड और जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोकल्स को उसमें घाटा होने लगा। उनको लगा था कि ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ गुट बनकर के सामने आए। उनमें से एक था उल्फा। अब उल्फा की मांग उस वक्त ये थी कि हमें एक अलग से असम राज्य को अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा और भी बोडोलैंड वगैरह की मांगे भी थी असम में उस वक्त। लेकिन उल्फा का ये मकसद था कि वो असम को आजाद करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये लगभग मैंने जैसा कि मैं बताया 1979 के आसपास हुआ। फिर ये सारी जो बाहर के लोगों की आने वाली, आकर के यहाँ रहने वाली या प्रवासियों की जो समस्या है, इसको ध्यान में रखते हुए
1985 में एक असम अकॉर्ड होता है, या कह सकते हैं असम समझौता होता है, और ये समझौता इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ चीजें सामने रखता है, पर ये सारे मुद्दों को पूरी तरीके से सेटल नहीं कर पाता, और उसकी वजह से उल्फा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रहा उल्फा का जो है कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे उदय हुआ और कैसे इसका महत्व बढ़ा। अब देख लीजिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम की स्थापना 1979 में स्वदेशीय असमिया आबादी की पहचान और संसाधनों पर बढ़ती चिंताओं के बीच कट्टरपंथी विचारकों द्वारा की गई थी। जैसा कि मैंने बताया, रिसोर्सेज और आइडेंटिटी, वहां के जो लोग थे उनकी अपनी पहचान को बचाने के लिए, और उसके साथ साथ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधन वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लेकर के इस उल्फा की स्थापना की गई थी। चाय बागान, कोयला, तेल क्षेत्रों से संबंधित अवसरों के साथ साथ विभाजन से संबंधित मुद्दों के कारण बाहरी लोगों के प्रवासन ने अतीत में स्थानीय लोगों की असुरक्षा को बढ़ा दिया था। बाहर से आने वाले ये लोग जो प्रवासी थे, उन्होंने यहाँ के लोगों की इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा को बढ़ा दिया था। असम में विदेशियों के मुद्दे को हल करने के लिए असम समझौता किया गया 1985 में, और ये समझौता जो है वहां पे काफी, आप ये कह सकते हैं कि जनता के आंदोलन चले, उसकी वजह से ये सामने हुआ, लेकिन ये समझौता पूरी तरीके से वहां के सारे मुद्दों को संबोधित नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शांति की दिशा में कैसे आप बढ़ते हैं आगे, तो ऐसा है कि जैसा मैंने बताया 1979 के अंदर उल्फा बनती है। ठीक है, काफी वक्त तक ये वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सरकार भी उसको रिटेलिएट करने की कोशिश करती है, सेनाएं वहां भेजी जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली 2009 के अंदर उल्फा के जो चेयरमैन थे, उन्होंने सरकार से कहा कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उल्फा के जो चेयरमैन थे उनका नाम था अरविंद राजखोवा। अरविंद राजखोवा ने सरकार से जो है बातचीत करने के लिए तैयार किया। वहीं पे एक और गुट था, उन्होंने बोला कि हम ये बातचीत नहीं करेंगे, उनका नाम था परेश बरुआ। तो यहां पे दो गुट बन गए, एक अरविंद राजखोवा और दूसरा परेश बरुआ के अंदर। अब ये जो गुट था ये सरकार के साथ बातचीत करना चाहता था, और ये सरकार के साथ वार्ता नहीं करना चाहता था, ये अभी भी जो है आजाद असम की मांग कर रहा था। ठीक है, फिर इन दोनों गुट के अंदर 2012 के आसपास जो आप ये कह सकते हैं, दोनों के बीच में एक विभाजन हो गया, और असम के इस उल्फा के अंदर विभाजन क्लियरली हो गया कि वहां पे दो गुट बन गए, एक सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है, एक सरकार के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। इससे पहले भी कुछ गुट थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, और वो सरकार की मदद कर रहे थे। ठीक है, तो ये असम में इस तरीके से विभाजन हुआ, और जो ये प्रोसेस था वो 2009 से स्टार्ट हुआ। 2009 से स्टार्ट हुआ, फिर 2011 के आसपास जो अरविंद राजखो है, उनके साथ साथ कुछ साथियों ने वहां पे आप ये कह सकते हैं कि सरेंडर कर दिया। जब उन्होंने सरेंडर किया तो वहां पे काफी कैंप्स बनाए गए थे, उन कैंप्स का नाम था नव निर्माण केंद्र। ये नव निर्माण केंद्र थे, वहां पे ये जो आम कैडर के लोग थे वहां रहा करते थे। ठीक है, लेकिन इनकी ताकत काफी कमजोर हो चुकी थी तब तक। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 2012 में मैंने से बताया कि कमांडर इन चीफ जो परेश बरुआ थे, उन्होंने बोला कि हम लोग डायलॉग नहीं करेंगे, और पूरी तरीके से यहाँ पे एक विभाजन देखने को मिलता है कि दोनों गुट बिल्कुल ही अलग हो गए। अब जो ये दूसरा गुट था जो परेश बरुआ के अंदर था, उनका नाम था उल्फा इंडिपेंडेंट, आजाद उल्फा। ठीक है, अब इस बात में यहां पे आप देखेंगे कि जब एक विभाजन होता है ग्रुप का, तो अब स्वाभाविक है कि उनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो लीडर है वो आज की डेट में कहा जाता है कि म्यांमार में कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उल्फा में विभाजन होता है, शांति की कुछ व्यवस्था इस तरीके से बनती है, सरकार से बातचीत 2009 से स्टार्ट होती है। अब ये 2009 वाला जो है समझौता सारी बातचीत के बाद आज फाइनल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान स्थिति क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये विभाजन हो गया तो उसके बाद इनकी पोटेंसी, इनकी जो महत्व था वो वहां पे कम होने लगा। महत्व कम होने के और भी रीजन थे कि पहले जब यहाँ पे ये लोग आए थे तो ये असम के जो लोग थे उनके लिए आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि उन्हीं लोगों से एक्सटॉर्शन लेना लगा, वहां पे उनपे जो है आप ये कह सकते हैं उनका शोषण करने लगे। उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट आ गया। ठीक है, उसकी वजह से वहां की जो लोकल सपोर्ट था वो उनका सपोर्ट खत्म होने लगा। इसके अलावा दूसरा ये था कि ये भारत के खिलाफ वहां पे एक परिप्रेक्ष्य जो है फैला रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार ने भी वहां पे काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनको लगा कि भाई भारत सरकार हमारे पक्ष में ही काम कर रही। इसकी वजह से जो लोकल थे, वहां की जो जनता थी, उन्होंने इनको सपोर्ट करना धीरे धीरे कम कर दिया। उसकी वजह से ये जो उल्फा है वहां पे कमजोर हो गया। लोकप्रिय समर्थन जो था पहले उन्होंने खो दिया था,
क्योंकि ये पहले जब आए थे तो ये गरीबों और पीजेंट के लिए आए थे, लेकिन बाद में ये लोग जो प्रवासी श्रमिक थे और गरीब थे, उन्हीं के साथ जो है हिंसा की रणनीति अपनाने लगे। जब पैसा मांगते थे, नहीं देते थे, तो उनके साथ हिंसा की जाती थी। इसके अलावा जबरन वसूली की जाती थी। उसकी वजह से इनका जो महत्व था और कमजोर होने लगा। और अगर बात करें कि और ये कैसे कमजोर हुए, कि उस दौरान 2000 के आसपास देखेंगे, 2000 के आसपास बांग्लादेश में भी जो है एक ऐसी सरकार आई जो भारत के पक्ष में रही है। तो उन्होंने जब भी ऐसे कुछ ऑपरेशंस यहाँ असम में होते थे, जब यहाँ पे उल्फा के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन होते थे, तो इनके लीडर्स क्या करते थे, या तो भूटान में साउथ के यहाँ पे भूटान के दक्षिण में जाके छुप जाते थे, नहीं तो फिर वो लोग नीचे बांग्लादेश की तरफ चले जाते थे। ठीक है। लेकिन जब बांग्लादेश में भारत के पक्ष वाली सरकार आ गई, तो उन्होंने इन लोगों को यहां से जो है गिरफ्तार करवा दिया। तो एक ये फायदा हुआ कि जब बांग्लादेश में भारत के पक्ष में सरकार आई, तो उन्होंने काफी लीडर्स को गिरफ्तार करवाया, उसकी वजह से भी ग्रुप काफी कमजोर पड़ गया। इसके अलावा भूटान में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑल क्लियर। अब ये ऑपरेशन के तहत क्या किया गया कि ये जो भी उल्फा के इंसर्जेंट्स थे वहां जाके छुपते थे, उनको वहां से खत्म कर दिया गया। ठीक है। इस ऑपरेशन में भारत सरकार का भी काफी रोल था, लेकिन ये ऑपरेशन किया गया था भूटान की सरकार के द्वारा। ये रिसेंटली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली भूटान के राजा जो है असम विजिट के लिए आए थे। ठीक है। और असम वो इस काफी वक्त के बाद आए हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन की वजह से वहां पे कुछ ऐसा वहां के जो लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो यहाँ पे आए थे। इसलिए ये ऑपरेशन ऑल क्लियर काफी चर्चा में रहा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश में सरकार चेंज होने पे और भूटान के मदद से इन जो इंसर्जेंट्स को है यहां से हटाया गया। ठीक है। जिसकी वजह से ये आउटफिट और ज्यादा कमजोर हो गया। अब बात आ जाती है कि जब ये आउटफिट बिल्कुल कमजोर हो चुका था, तो 2009 में इन लोगों ने बातचीत करनी स्टार्ट की, और उसकी वजह से आज जो समझौता हमारे सामने है वो इस तरीके से सामने है। अब इस वार्ता में, जैसा कि मैंने बताया, उल्फा का वार्ता समर्थक ग्रुप, भारत सरकार और असम राज्य सरकार ने मिल करके शांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेप या फिर कदम रखा है। ठीक है। राजीव भट्टाचार्य जैसे विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये जो है एक सकारात्मक विकास की ओर एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टेप है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि इसका प्रभावशीलता को लेकर के अनिश्चितता है कि ये किस तरीके से कामयाब होगा कि नहीं होगा, इस पे अभी भी चर्चा जारी है। ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने इस समझौते को शांति के लिए नए युग के रूप में माना गया है। उनको बोला कि इट इज अ गोल्डन एरा ऑफ असम फॉर असम। ओके। और यू कैन से कि इन्होंने बोला कि ये असम के लिए एक गोल्डन डे है। ठीक है। जबकि असम के सीएम ने वार्ता विरोधी गुट के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। उन्होंने, असम का जो राज्य सरकार है, उनके सीएम ने बोला है कि हम जो दूसरा फैक्शन है, दूसरा गुट है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ तरीका कुछ ऐसा समझौता भारत सरकार के साथ हुआ। इसकी डिटेल्स जो है अभी तक साझा नहीं की गई है। ठीक है। तो अभी तक आपको यही याद रखना है। इसके अलावा अगर हम निष्कर्ष की तरफ देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि ये समझौता फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, तो एक बार देख लेते हैं। यह शांति समझौता असम के इतिहास में एक नया अध्याय खोलता है, जो संभावित रूप से स्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है। ये आप कह सकते हैं, ऐसी आशाएं तो हमको है। ठीक है। समझौते की सफलता और उल्फा के शेष गुटों, ये जो बचा हुआ गुट है, जो वार्ता विरोधी गुट है, अब जो ये समझौते की सफलता है, इस समझौते में जो भी कमिटमेंट सरकार ने दिखाई है, सरकार उस पर कितना काम करती है, और जो वार्ता विरोधी गुट है उसके साथ हमारी इक्वेशंस कैसी रहती है, उस पर डिपेंड करेगी इस समझौते की सफलता। ठीक है। उसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में असम में उल्फा के अवशेषों से उग्रवाद का खतरा कम हो गया है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, उल्फा काफी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से उग्रवाद का खतरा तो कम हुआ है, लेकिन यहाँ की जो जनता है उनके लिए अभी भी काम करना बाकी है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में किसानों की आजीविका के मानकों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है। यहाँ के जो पीजेंट्स वर्ग है, यहाँ के जो जो ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह है, उनकी आजीविका बढ़ाने, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए सरकार को काफी काम करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है। तभी वहां के लोग जो है सरकार में विश्वास दिखा पाएंगे। तो यही आज का हमारा डिस्कशन रहा। हमने त्रिपक्षीय समझौते के बारे में बात की, इसकी सफलता और इसकी असफलता किस पे डिपेंड करेगी, और आगे वे फॉरवर्ड क्या है कि आप सरकार को वहां के लोगों के साथ एक विश्वास बनाना होगा। उसके लिए उनको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, फिर मैं मिलूंगा आपसे कल, और तब तक के लिए हैव अ गुड डे।